एपिसोड 3 महान ड्रैगन परिवर्तन कला। भाई, आपने यही तो मुझे बताया था, है ना? ओह, मुझे पता है। आप खुद कहने में बहुत शर्मिंदा हो। चिंता मत करो, अपने छोटे भाई को बोलने दो। पिताजी और अंकल जैन यहां हैं। आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। इसके अलावा आप लंबे समय से मिस मोहना की प्रशंसा कर रहे हो, यह एक सच्चाई है ना? जैन मौर्य ने आर्य की बात सुनकर खुशी और गर्व महसूस किया। उसने मन ही मन सोचा कि यह बेकार का लड़का अच्छी तरह से बोलना जानता है। भाई, तुम। केशव चक्रवर्ती घबरा रहा था। हां, वो मिस मोहना से शादी करना चाहता था, लेकिन वो उनके परिवार में शादी नहीं करना चाहता था। वो चाहता था कि मिस मोहना उसके साथ नगर प्रमुख हवेली में रहें। वो उनके परिवार में शादी करके उनके साथ नहीं रहना चाहते थे। अगर वो नगर प्रमुख हवेली छोड़ देता है तो वो मोहना के परिवार का हिस्सा बन जाएगा और नगर प्रमुख के परिवार से उसका कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। उसके सालों की मेहनत बेकार चली जाएगी। और इससे भी बुरी बात यह होगी कि अगर उसने मौर्य वंश में शादी की तो उसे कभी भी महत्वपूर्ण मामलों को संभालने का मौका नहीं मिलेगा और उसे लोग नीची नजरों से भी देखेंगे। अगर ऐसा हुआ तो उसका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। क्या अब आप मुझसे यह मत कहिएगा कि आपने कल जो कुछ मुझसे कहा था वो सब झूठ था, और जो आपने मौर्य वंश की प्रशंसा की थी वो भी झूठ थी? यह आपका स्वभाव नहीं है मेरे भाई। आर्य ने केशव चक्रवर्ती को बोलने का मौका दिए बिना ही जवाबी हमला किया। यह जानबूझकर ऐसा कर रहा है। इसने पहले से ही इसकी योजना बना रखी होगी। केशव चक्रवर्ती इतना क्रोधित था कि वो चाहता था कि वो अभी ही आर्य को मार दे। आर्य ने अभी जो कहा था उसने उसे ऐसी दिशा में धकेल दिया जहां से वापस लौटना संभव नहीं था। केशव चक्रवर्ती मूर्ख नहीं था। वो जानता था कि आर्य ने उसे धोखा दिया है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहा था कि ये मूर्ख, जिसने कभी कुछ अच्छा नहीं किया था, जो हमेशा बेवकूफी करता रहता था, अचानक इतना चतुर कैसे हो गया कि ये उसे ही धोखा दे गया। तुम अभी भी मुझसे लड़ने के लायक होने से बहुत दूर हो। आर्य ने अपने चेहरे पर एक मुस्कुराहट के साथ मन ही मन सोचा। क्योंकि केशव चक्रवर्ती उसे मारना चाहता था तो उसे अपने किए की सजा भुगतनी होगी। आज तो बस शुरुआत थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा बड़ा बेटा मेरी बेटी से इतना प्यार करेगा। केशव चक्रवर्ती की वसंतपुर में काफी प्रतिष्ठा है, इसलिए यह बहुत अच्छा होगा अगर वो हमारे परिवार में शादी करे। क्योंकि हम एक बड़ा परिवार बन जाएंगे, इसलिए वसंतपुर में कोई भी हमारी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। जैन मौर्य ने जोर से हंसते हुए कहा। लेकिन इसके विपरीत योगराज चक्रवर्ती का चेहरा उदास था। जो हुआ वो उसकी उम्मीदों से परे था। पहले यह बदल गया कि मिस मोहना से कौन शादी करने वाला है। फिर उसे पता चला कि उसका दूसरा बेटा मौर्य वंश में शादी करने वाला है। केशव, क्या तुमने वाकई फैसला कर लिया है? योगराज चक्रवर्ती ने केशव चक्रवर्ती को देखा। अगर उसे फैसला करने का मौका मिलता तो वो केशव चक्रवर्ती की शादी मोहना के परिवार में नहीं होने देता। वसंतपुर में चक्रवर्ती परिवार के कई व्यवसाय थे और केशव चक्रवर्ती ने उन्हें संभालने में उनकी बहुत मदद की थी। लेकिन वो केशव के फैसले का भी सम्मान करना चाहता था। अगर वो यही चाहता था तो उसे सहमत होना ही पड़ता। पिताजी, भाई वास्तव में यही चाहते हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मेरा बड़ा भाई क्या सोच रहा है। वो इस समय बहुत खुश होगा क्योंकि उसकी इच्छा पूरी होने जा रही है। अंकल जैन, जब मेरा भाई आपके परिवार में आएगा तो आपको उसका ख्याल रखना होगा ताकि दूसरे लोग उन्हें नीचा न दिखाएं। आर्य ने केशव की ओर से जवाब देने की जल्दी की, लेकिन फिर भी वो जैन मौर्य के साथ अपनी मित्रता दिखाना नहीं भूला। हां, चिंता मत करो, मेरे दामाद को कौन नीची नजर से देखने की हिम्मत करेगा? जैन मौर्य ने खुशी से जवाब दिया। केशव चक्रवर्ती ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया, जो उसकी लंबी आस्तीन के नीचे छिपी हुई थी। वो गुस्से से उबल रहा था।
ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो गुस्सा न हो। उसकी सारी मेहनत, उसकी सारी कोशिशें अब बेकार हो चुकी थी। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ऐसा लग रहा था कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं है। जैन मौर्य इस समय खुशी से उबल रहा था, और अगर उसने मूड खराब करने का फैसला किया तो दोनों परिवारों के बीच संबंध और भी खराब हो जाएंगे। हाँ, बधाई हो भाई, अंकल जयन को बधाई। आज वाकई बहुत खुशी का दिन है। अंकल जयन, चूंकि हम एक समझौते पर पहुंच चुके हैं, तो क्या हमें मिस मोहना को हमारे साथ आने के लिए नहीं कहना चाहिए? चलिए देखें कि वो कैसी दिखती है। आर्य ने कहा, हाँ, तुम सही कह रहे हो। मैंने सुना है कि भाई जयन की बेटी शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती है। वो वास्तव में एक सम्मानित परिवार की लड़की है। क्योंकि हम एक निष्कर्ष पर पहुंच चुके हैं, इसलिए मुझे लगता है कि अब हमें उनसे मिलना चाहिए। योगराज चक्रवर्ती ने असहाय होकर कहा। वो केवल प्रवाह के साथ जा सकता था। हाँ, मेरी बेटी मोहना मौर्य आने वाली है। मुझे यकीन है कि वो कुछ ही समय में यहां आ जाएगी। जैन मौर्य ने दिल खोलकर हंसते हुए कहा। मुख्य हॉल में सभी लोग खुश थे, सिवाय केशव चक्रवर्ती के, जो कि वहां नकली मुस्कुराहट के साथ खड़ा था और अपनी सच्ची भावनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा था। वाह, सिर्फ उनके नाम से ही हम जानते हैं कि वो एक सौम्य और सुंदर लड़की होगी। एक सम्मानित परिवार की लड़की एक साधारण लड़की से अलग होगी। वो बिल्कुल एक परी की तरह दिखती होगी। भाई, आपको एक अच्छी पत्नी मिली है। आर्य मिस मोहना की प्रशंसा करता रहा, जिससे वो पहले कभी नहीं मिला था। लेकिन इसी बीच वो केशव चक्रवर्ती को भड़काने वाली कोई भी बात कहना नहीं भूलता था। आर्य के शब्द सुनते ही जैन मौर्य की खांसी शुरू हो गई। जब उन्होंने आर्य को अपनी बेटी की प्रशंसा करते हुए उसे एक सौम्य सुंदर परी बताया, तो किसी कारण से जैन मौर्य अपनी खांसी को रोक नहीं सके। उन्होंने अभी अभी पी हुई चाय भी खांसकर बाहर निकाल दी। हरामखोर, तूने आज जो कुछ किया है उसके बाद मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। केशव चक्रवर्ती इस समय गुस्से से उबल रहा था। अगर उसका बस चलता तो वो आर्य को अभी इसी पल राख में बदल देता। आज आर्य ने केशव चक्रवर्ती, योगराज चक्रवर्ती और जैन मौर्य तीनों को बेवकूफ बना दिया था। लेकिन एक चीज जो केशव चक्रवर्ती समझ नहीं पा रहा था कि ये छोटा सा मूर्ख अचानक इतना चतुर कैसे बन गया। अब हालात बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। अब वो केवल यही उम्मीद कर सकता था कि मिस मोहना मौर्य एक नाजुक और खूबसूरत लड़की हो। अगर वो सच में सुंदर हुई तो शायद इससे उसका मूड कुछ बेहतर हो सकता था। मिस मोहना आ चुकी है। कुछ ही पलों बाद रक्षकों की घोषणा के साथ ही बैंगनी पोशाक पहने एक लड़की अंदर आई। चक्रवर्ती परिवार के तीनों सदस्यों ने एक साथ उसकी ओर देखा, लेकिन जैसे ही उन्होंने लड़की को देखा, उनके चेहरे की हंसी गायब हो गई। योगराज चक्रवर्ती के हाथ से शराब का गिलास फर्श पर गिर पड़ा। जो दृश्य उसने अभी देखा था वो इतना चौंकाने वाला था कि उसकी मजबूत मानसिकता भी हिल गई। आर्य ने जोर से खांसते हुए सिर उठाया। उसके सामने खड़ी लड़की 8 फीट लंबी थी और उसने अपने पिता की भारी भरकम काया को पूरी तरह विरासत में पाया था। और ये सब नहीं था, वो किसी बलवान योद्धा जैसी दिखती थी जिसका वजन कम से कम 300 किलो होगा। हे भगवान, इसका नाम मोहना है। ठीक है, मांसल शरीर होना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन ये चोटी जो आसमान की ओर इशारा कर रही है, इसका क्या मतलब? क्या तुम्हें सच में लगता है कि इससे तुम्हें मौसम की जानकारी मिलेगी? और ये चेहरा, इतनी तैलीय त्वचा, ऊपर से अतिरिक्त चर्बी परत दर परत लटकी हुई है, और वे लाल होंठ, वे तो बहुत बड़े हैं। सोचो, अगर उसने किसी को चूमा तो। उफ! आर्य अपने मन में उल्टी कर रहा था। भले ही वो कभी महानतम संत रहा हो और उसने दुनिया की हर तरह की चीजें देखी हो, लेकिन उसने इतनी बदसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ, ये दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की थी जिसका कोई मुकाबला नहीं था। कम से कम आर्य की नजर में तो यही सच था। और सबसे विडंबना की बात यह थी कि उसका नाम मोहना था।
आर्य का चेहरा लाल पड़ गया। वो अपनी हंसी रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिमाग में वो जोर जोर से हंस रहा था। केशव चक्रवर्ती, ये तुम्हारे कर्मों का फल है, आर्य ने सोचा और मन ही मन जयन मौर्य की तारीफ करने लगा। वाह, क्या गजब के पिता हो। तुमने अपनी बेटी को इतने बेहतरीन जीन दिए हैं और ऊपर से उसका नाम भी मोहना रख दिया। उसके नाम और व्यक्तित्व में तो जरा भी समानता नहीं है। जल्दी करो, मिस मोहना को उनकी सीट पर ले जाओ, योगराज चक्रवर्ती ने खांसते हुए कहा और चेहरे पर बिल्कुल बनावटी हाव भाव बनाए रखा। लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश था कि आर्य नहीं बल्कि केशव चक्रवर्ती इस लड़की से शादी करने वाला था। अगर मोहना मौर्य चक्रवर्ती परिवार में विवाह करके आती तो उनकी इज्जत धूल में मिल जाती। हाँ, रुएर, जल्दी आओ और अपने होने वाले पति से मिलो, जयन मौर्य ने चौड़े मुस्कान के साथ कहा और मोहना मौर्य को केशव चक्रवर्ती की ओर ले गया। हैंडसम केशव चक्रवर्ती को देखकर मोहना मौर्य की आंखें सितारों की तरह चमक उठीं। वो बड़े बड़े कदम बढ़ाती हुई उसकी तरफ आई और सीधा उसका हाथ पकड़ लिया। मेरे प्यारे पति, ये मेरा पहली बार नगर प्रमुख हवेली में आना है। तुम्हें मुझे यहाँ घुमाना होगा। वो अपनी सबसे मीठी आवाज में बोली, जिसे सुनकर आर्य के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। आर्य के मुंह से खून निकलने वाला था। उसे महसूस हुआ कि उसकी आंतें हंसने की वजह से ऐंठ रही थी। वो मोहना की मीठी आवाज सहन नहीं कर पा रहा था। वो ऐसी लग रही थी जैसे कोई जानवर चिल्ला रहा हो। हा, अब पता नहीं केशव चक्रवर्ती क्या महसूस कर रहा होगा। मुझे यकीन है कि वो इस वक्त मरने की दुआ कर रहा होगा। हाँ केशव, मोहना को हवेली घुमा दो, योगराज चक्रवर्ती ने सिर हिलाते हुए कहा। जी जी पिताजी। केशव चक्रवर्ती की आवाज कांप रही थी। कमरे में मौजूद हर किसी ने यह महसूस किया। उसका चेहरा लाल हो गया था और एक निपुण नवे स्तर का प्राण क्षेत्र योद्धा होने के बावजूद मोहना मौर्य ने उसे घसीटते हुए बाहर निकाल दिया। भाई, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है। आर्य की यह बात सुनकर केशव चक्रवर्ती लगभग जमीन पर गिर पड़ा। पिताजी, जयन अंकल, अब जब हमने फैसला कर ही लिया है तो क्यों न जल्द से जल्द शादी की तारीख भी तय कर ली जाए, आर्य ने मासूमियत भरे अंदाज में सुझाव दिया। बिल्कुल, कल का दिन अच्छा रहेगा तो शादी कल ही कर देंगे, जयन मौर्य ने गंभीरता से कहा। केशव चक्रवर्ती, जो कि अभी कमरे से ज्यादा दूर नहीं गया था, वही जमीन पर गिर पड़ा। जयन अंकल सही कह रहे हैं, ऐसे शुभ अवसर को जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। पिताजी, आप और जयन अंकल इस पर चर्चा करें, मैं अब चलता हूं। आर्य ने हाथ जोड़कर सलाम किया और हॉल से बाहर निकल गया। योगराज चक्रवर्ती ने भौहें चढ़ाते हुए आर्य को जाते देखा। उसे यह साफ दिख रहा था कि आर्य ने यह सब जानबूझकर किया था, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि आर्य अचानक केशव चक्रवर्ती के खिलाफ क्यों हो गया। केशव तो हमेशा आर्य के प्रति अच्छा रहा था, और जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी वो ये थी कि आर्य का व्यवहार पूरी तरह बदल चुका था। जहां तक केशव चक्रवर्ती की बात है, वो बस गहरी सांस लेकर मन ही मन बदला लेने के बारे में सोच रहा था। आर्य मुख्य सभागार छोड़कर अपने घर वापस चला गया। हाँ, मोहना मौर्य, ये बहुत मजेदार है। केशव चक्रवर्ती, इसमें मेरी गलती मत ढूंढो, तुमने ही शुरुआत की थी, अब भुगतो। आर्य लगातार हंस रहा था और केशव चक्रवर्ती को मोहना मौर्य के साथ देखने की कल्पना करके वो लगभग उल्टी करने वाला था। लेकिन बदले की मीठी भावना ने उसे अंदर से बेहद खुश कर दिया। उसे महसूस हुआ कि ऐसा बदला लेना सिर्फ केशव चक्रवर्ती को मारने से कहीं ज्यादा संतोषजनक था। अब आर्य को अपने भाई द्वारा उसे मारने की कोशिश पर कोई पछतावा नहीं था। बेशक यह अंत नहीं था, क्योंकि केशव चक्रवर्ती उसे मारना चाहता था, तो उसकी एकमात्र नियति यह थी कि उसे अंततः आर्य द्वारा एक भयानक मौत। लेकिन इस समय आर्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज थी
प्रशिक्षण। संत ब्रह्मांड में मजबूत लोगों की ही इज्जत होती थी, चाहे जहां भी जाओ। अगर तुम एक शक्तिशाली योद्धा हो तो लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। आर्य कभी महानतम संत था, लेकिन अब पुनर्जन्म लेने के बाद उसे शुरुआत से सब कुछ सीखना था। फिलहाल वो सिर्फ एक 8वें स्तर का प्राण क्षेत्र योद्धा था, एक कमजोर लड़का। अपने कमरे में लौटकर आर्य ने दरवाजा बंद किया और अपने बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। साधना के मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि कौन सा कला उपयोग किया जाता है। जितना उच्च स्तर का कला होगा, भविष्य में उपलब्धियां उतनी ही ऊंची होंगी। कभी सबसे महान संत रहे आर्य ने अनगिनत कौशलों का संग्रह किया था। अगर वो केवल एक भी कला दिखा देता तो वसंतपुर के सभी लोग उसे पाने के लिए लड़ पड़ते। संत ब्रह्मांड में कौशलों को 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है: नश्वर, पृथ्वी, स्वर्गीय और संत। आर्य 3 ऐसे कला जानता था जो संत श्रेणी के थे और उनकी महानता को मापा भी नहीं जा सकता था। यहां तक कि दिव्य महाद्वीप के सबसे प्राचीन कुलों की तकनीकें भी इन 3 कौशलों की बराबरी नहीं कर सकती थी। हालांकि आर्य ने इन तीनों कौशलों का साधना न करने का निर्णय लिया। पिछले जन्म में भी उसने इन्हें नहीं अपनाया था। इसका कारण यह था कि उसके पास एक और कला थी, ड्रैगन रूपांतरण विद्या। आर्य को यह कला अपने पिछले जीवन में एक प्राचीन खंडहर में मिली थी। शक्तिशाली ड्रैगन रूपांतरण विद्या प्राचीन काल से चली आ रही थी। आर्य के अनुमान के अनुसार इस कला की संभावना संत श्रेणी से कहीं आगे थी, एक ऐसे स्तर तक जिसे वो स्वयं भी नहीं जानता था। यदि कोई इस कला का अभ्यास करना चाहता था तो उसके लिए एक कड़ी शर्त थी, उसे बिल्कुल शुरुआत से शुरुआत करनी होगी। जब आर्य को अपने पिछले जीवन में यह कला मिली थी तब वो पहले से ही एक संत था। इतनी मजबूत इच्छा शक्ति के बावजूद उसने अपनी सारी साधना त्यागने की हिम्मत नहीं की थी ताकि वो नए सिरे से इस कला का अभ्यास कर सके। पिछले जीवन में यही उसका सबसे बड़ा अफसोस था, इस कला को न सीख पाना। लेकिन अब पुनर्जन्म के बाद वो इस अवसर का उपयोग करके इसे अवश्य अभ्यास करेगा। इस समय वो केवल प्राण क्षेत्र दायरे में था और अभी तक न तो अपना प्राण सागर बना पाया था और न ही भौतिक चक्र। इसलिए ड्रैगन रूपांतरण विद्या सीखने का यह सबसे अच्छा समय था। आर्य ने ड्रैगन रूपांतरण विद्या की सभी शास्त्रियां याद कर रखी थी और एक ही विचार से वे सभी दिव्य ग्रंथ उसकी स्मृति में उभरने लगे। ये बहुत ही अद्भुत और अत्यंत शक्तिशाली कला थी। ग्रंथों के अनुसार ड्रैगन रूपांतरण विद्या का अभ्यास करने के बाद व्यक्ति इस दुनिया के किसी भी प्रकार के रक्त से खुद को जोड़ सकता था। हजारों प्रकार के रक्त से विलय संभव था और केवल यही लाभ अपने आप में अकल्पनीय था। जो भी इस विद्या का अभ्यास करता उसके डेंटियन आंतरिक ऊर्जा केंद्र में एक ड्रैगन क्रेस्ट निर्मित होती। प्रत्येक ड्रैगन क्रेस्ट व्यक्ति की शक्ति को 10,000 किलो तक बढ़ा देती थी और अधिकतम 1,08,000 ड्रैगन क्रेस्ट बन सकती थी। और इससे भी अधिक अद्भुत बात यह थी कि अगर कोई सभी 1,08,000 ड्रैगन क्रेस्ट बना लेता तो वो ड्रैगन गेट को पार करके स्वयं एक ड्रैगन बन सकता था। एक ड्रैगन क्रेस्ट 10,000 किलो की शक्ति प्रदान करता था। यह कल्पना करना भी कठिन था कि अगर 1,08,000 क्रेस्ट बन जाए तो वो व्यक्ति कितना शक्तिशाली होगा। यह सोचकर कभी सबसे महान संत रहे आर्य को भी हल्का भय महसूस हुआ। अगर वो इस स्तर तक पहुंच गया तो केवल एक प्रहार से पूरी दुनिया का विनाश कर सकता है। ड्रैगन रूपांतरण विद्या शरीर को भी मजबूत बनाएगी। जो इस विद्या का अभ्यास करेगा उसका शरीर सबसे प्रभावी तरीके से प्रशिक्षित होगा। मेरा ये जो शरीर है इसमें अभी तक कई अलग अलग गोलियों का प्रभाव है। हालांकि वे सभी औषधियां मेरे शरीर में समाहित हो चुकी हैं, फिर भी ये बहुत कमजोर है। मुझे यकीन नहीं है कि क्या ये ड्रैगन रूपांतरण विद्या की ताकत को सहन कर पाएगा या नहीं। आर्य ने यह सोचते हुए धीरे धीरे ड्रैगन रूपांतरण विद्या का अभ्यास शुरू किया। जैसे ही उसने अभ्यास शुरू किया
उसने अपने शरीर के अंदर आध्यात्मिक शक्ति को प्रवाहित होते हुए महसूस किया। छोटा सात, बड़ा सात, एक चक्रवात का निर्माण करो और अशुद्धियां त्याग दो। यही ड्रैगन रूपांतरण कला में लिखा था। आर्य के नियंत्रण में उसने अपने शरीर के अंदर 2 क्षेत्र बनाए। एक क्षेत्र में उसकी आध्यात्मिक शक्ति 7 बार दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज प्रवाहित हुई और दूसरे क्षेत्र में यह 7 बार वामावर्त काउंटर क्लॉकवाइज प्रवाहित हुई। जैसे ही उसने ये किया, आर्य साधना की गहरी अवस्था में चला गया, जहां उसका शरीर एक मशीन की तरह बन गया, तेज गति से बिना रुके कार्य कर रहा था। 2 विपरीत दिशाओं में बहने वाली आध्यात्मिक शक्ति आपस में टकराई और उसके डेंटियन के भीतर एक चक्रवात का निर्माण हुआ। यह चक्रवात धीरे धीरे पूरे आर्य के शरीर में फैलने लगा। 2 विपरीत दिशाओं में बहने वाली आध्यात्मिक शक्ति आपस में टकराई और उसके डेंटियन के भीतर एक चक्रवात बन गया। यह चक्रवात धीरे धीरे आर्य के पूरे शरीर में फैलने लगा। ओह! अचानक आर्य के मुंह से जोरदार तरीके से काला रक्त उलट पड़ा। टकराव के प्रभाव से उसे शरीर के अंदर एक भयंकर पीड़ा महसूस हुई, जैसे उसका शरीर फटने वाला हो। उसके शरीर से बाहर निकलने वाला रक्त काले रंग का था, जो इस बात का संकेत था कि शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर निकल रही थी। ड्रैगन रूपांतरण विद्या सच में अत्यधिक शक्तिशाली है। यह तो केवल पहला स्तर था और इसने मुझे इतना कष्ट दिया, लेकिन यह सब सहना व्यर्थ नहीं था। परिणाम असाधारण थे। यह काला रक्त इस बात का प्रमाण है कि मेरे शरीर की सारी अशुद्धियां बाहर आ चुकी है। अब इसे जारी रखना होगा। आर्य का संकल्प अटूट था। कभी सबसे महान संत होने के कारण साधना का जितना अनुभव उसके पास था, उतना किसी और के पास नहीं हो सकता था। धैर्य बनाए रखो, एकाग्रता ही कुंजी है। जब शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगी, तभी असली ड्रैगन रूपांतरण शुरू होगा। ड्रैगन रूपांतरण विद्या उसकी चेतना में प्रवाहित हो रही थी। साधना के कारण उसके शरीर को अत्यधिक कष्ट सहना पड़ रहा था, लेकिन आर्य के लिए यह पीड़ा कोई मायने नहीं रखती थी। 4 घंटे बाद आर्य के शरीर के भीतर स्पष्ट रूप से एक दरार जैसी आवाज गूंजी। उसके डेंटिन में घूमते हुए आध्यात्मिक शक्ति के चक्रवात ने उसके शरीर के हर हिस्से में ऊर्जा भर दी। वो प्राण क्षेत्र दायरे के 9वें स्तर में पहुंच चुका था। क्या केशव चक्रवर्ती अपनी किस्मत से समझौता करेगा, या वो इस अपमान का बदला लेने के लिए कोई खतरनाक चाल चलेगा? और आर्य, क्या ये सिर्फ एक शुरुआत थी, या उसने अपने असली खेल की पहली चाल चली है? साथ ही मिस मोहना का रहस्य गहराता जा रहा है। क्या वो सिर्फ एक मासूम लड़की है, या जैन मौर्य के इस खेल की सबसे खतरनाक चाल? इन सभी रहस्यों से उठेगा पर्दा रिटर्न ऑफ सम्राट आर्या के अगले धमाकेदार एपिसोड में। देखते रहिए रिटर्न ऑफ सम्राट आर्या, सिर्फ और सिर्फ ऑडियोवर्स यूट्यूब चैनल पर।